हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का विज्ञान यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ से आता है और किस टाइप से क्वेश्चन रहता है और कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है आपको, वो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पक्का है कि आना ही आना है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव हम बताए और नहीं आए। और ये जो आपका है वो सेट 3 है, सेट 1 सेट 2 जा करके नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सेट 5 तक आपको बताए हैं। सेट 5 से जितना भी क्वेश्चन है हर एक सेट से 20-20 क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हो रहता है? तो इसका सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण जो होता है मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी सेट आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखना है आपको और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण हो सकता है जो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसको हम लोग कौन सा दर्पण से होता है? तो उत्तल दर्पण से सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब जो होता है प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि कैसे रहेगा, तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो कौन में? तो उत्तल दर्पण में होगा। उल्टा होगा तो अवतल में टिक लगाना है और सीधा होगा तो उत्तल में टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि संबंध है F बराबर R/2 जो है सत्य है। किसके लिए सत्य है? तो देखिए अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है और उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए क्या होते हैं? ये संबंध रखता है, यानी कि दोनों में ये फॉर्मूला लगता है। कौन सा? फोकस दूरी बराबर जो होता है, फोकस दूरी F बराबर जो होता है तो क्या होता है? R/2 होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, F बराबर R/2, ये चीज़ दोनों के लिए सत्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि प्रिज्म में से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश का होता है विभिन्न वर्णों यानी रंगों में क्या होता है? विभक्त होता है। यह घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म में से होकर के गुजरने वाला जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश, वो विभिन्न रंगों में प्रवेश करता है यानी कि बढ़ जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब पढ़े होंगे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है, ठीक है, एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वर्ण यानी रंग होता है सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम जो होता है क्या होता है? लाल होता है, और सबसे जो ज़्यादा होता है आपका बैगनी रहता है। ठीक है, तो लाल जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कम के लिए बोलेगा तो क्या लगाना है? आपको लाल में टिक लगाना है। अगर ज़्यादा के लिए बोलेगा तो किस में लगाना है? बैगनी में टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में यदि किसी परिपथ के कहते किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें क्या होती है? धारा आई हो और समय टी हो, तब प्रवाहित धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रवाहित धारा जो हम लोग होता है VIT होता है ओम के नियम से। ठीक है, VIT होता है। इसका सही आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखना है कि अगर भी रहेगा कोई भी विभवांतर भी और धारा आई रहेगा और समय टी रहेगा तो उसमें प्रवाहित होने वाला जो रहेगा कार्य जो रहेगा, कार्य बराबर यानी W बराबर जो रहेगा वो आपका क्या होगा? VIT हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो जल्दी बताना है कि I बराबर क्या होता है? V² होता है, V²/R होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर क्या होता है? यानी W बराबर V²/R होता है, V²/R होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका सी हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, KWH जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। इसमें बताना है कि वाट के बराबर नहीं है कौन सा मात्रक। कहता है जूल बाई होगा, ये भी नहीं होगा। विभवांतर इंटू ए होगा, एम्पियर होगा, ये भी नहीं होगा। नहीं तो ये होगा। इसका सही जवाब जो होगा आपका डी हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू एम होगा, वी स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा। तो इसका अंतर देख लेते हैं हम लोग। इसका जो अंतर होगा आपका बी हो जाएगा। एसी जनित्र का होता है उच्च वोल्टता का जनन करता है, ठीक है। यानी जनन के मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। यानी कि एसी जो जनित्र होता है वो बहुत ही अधिक उच्च वोल्टता का करता है कि धारा परिवर्तन करता है, ज़्यादा करंट देता है हम लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, ठीक है। तांबे की तार की जो एक कुंडली है, आयताकार कुंडली में क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का कितना ही क्या होता है परिभ्रमण होगा, तो कितना पश्चात ये परिवर्तन करेगा। तो कितना करेगा, तो आधा के पश्चात परिवर्तन करेगा। कितना करेगा, तो आधा करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ। 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, ठीक है। गर्म होता है, एक का होता है ठंडा होता है, एक फिर का होता है इसका अर्थ क्या है, एक का होता है भूयोजित होता है। तो इसका तार का अर्थ क्या होता है, तो गर्म में क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी। गर्म के लिए लाल, काला के लिए क्या होता है ठंडा, और हरा के लिए क्या होता है भूर्णित होता है, ठीक है। यानी कि भूयोजित होता है, जो जमीन में गड़ा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में जो लिखा हुआ है स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है। स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, किस तार में लगाया जाता है, ठंडा तार में लगाया जाता है या अर्थ तार में लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका बी हो जाएगा। गर्म तार में स्विच लगाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीकारक है। H2 होगा, ये नहीं होगा। CO होगा, नहीं होगा। H2S होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका डी हो जाएगा। O2 जो है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। O2 ऑक्सीकारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों का प्रभाव से अपघटित हो जाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सूर्य के किरणों से अपघटित हो जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका सी हो जाएगा, NaCl, ठीक है। क्या होगा आंसर, NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ निम्न जो समीकरण है 2Cu, ये बैलेंस किया हुआ, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग Cu प्लस O2 CuO, ठीक है। ये बैलेंस किया हुआ, जो 2 लिखा हुआ ना, ये बैलेंस किया हुआ है, 2 लिखा हुआ से। अब देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें बताना है कि अभिक्रिया क्या अभिक्रिया। तो देखिए ऑक्सीजन से संयोग करके बन रहा है, तो कौन सा बनेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे इसको। अगर C प्लस O2 रहता तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि ये संयोग करके बनता है। CO2 जो बनता है, ठीक है, CO2 बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण तो O2, तो ये क्या होता है, O2 जो है ऑक्सीकारक है, इससे अभिक्रिया करेगा तो कौन सा अभिक्रिया बनेगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। भास्मिक ऑक्साइड का नाम बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा बी हो जाएगा, Na2O, ठीक है। सब ऑप्शन याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कोई एक ही ऑप्शन याद रखना, ठीक है। Na2O होगा, ऑक्सीकारक यानी भास्मिक ऑक्साइड बोलते हैं Na2O को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं हम लोग। कहता है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, तो उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आर्हेनियस जो होता है अम्ल का जलीय विलयन होता है। आर्हेनियस के जो हम लोग पढ़े हैं कि जलीय विलयन का होता है जो अम्ल का, वो हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए ये आयन नहीं होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे आयन होगा, देगा तो प्लस होगा, ये चीज टाइप से, और लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन देगा तो ये क्या हो जाएगा, H+ बढ़ता है, ठीक है। H+ का होता है, बढ़ता है आर्हेनियस के नियम के द्वारा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। कहता है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन कितना होता है? तो बताना है कि पूर्णतः होता है, यानी कि पूरा तरीका से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी होगा, सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है और धनायन बनता है। यानी इसका जो आंसर होगा, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, Na को हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन से करते हैं, तो इस पर एक प्लस का निशान होता है और इस पर एक माइनस का होता है, संयोजकता इसका एक होता है। ठीक है, तो ये जा करके इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो ये प्लस में हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक ले लेता है, यानी कि गेन कर लेता है, तो ये क्या होता है? आपका क्या करता है? निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका ऋणात्मक, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता था। क्या बनता है? NaCl बनता है। सोडियम क्लोराइड भी अगर रहेगा लिखा हुआ तो उसी में टिक लगाना है, तो इसका सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो करके धनायन बना देता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में पछतावा नहीं होगा। और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोगों यानी कि हर स्टूडेंटों के पास पहुंच जाए ये वीडियो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ हम लोग को, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खो करके आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है? तो दो इलेक्ट्रॉन खोता है, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन खोता है, ब्रोमीन दो इलेक्ट्रॉन खोसा है तो नहीं, तो ये क्या होता है कि ये खो देता है दो इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ये कैल्शियम जो होता है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन का करता है कि खो करके अस्थायी रूप में रहता है, तो कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है तत्व ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं 2, 8, 6 और बी जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 और तत्व बी का जो है 2, 8, 8, 1 है, तो ए बी से संयोग करके बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा होगा, तो आयनिक समीकरण होगा। कैसा होगा? तो आयनिक यौगिक बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का करता है त्याग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। इसके नियम के अनुसार जो होता है तत्व के गुण आवर्त फलन क्या होता है? तो ये कहते हैं परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर ये क्या किए थे? बांटे थे। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान के, तो परमाणु द्रव्यमान के आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त फलन क्या होता है? तो परमाणु संख्या के आधार पर ये विभाजित किए थे, बांटे थे, अलग अलग किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि अष्टक नियम का प्रतिपादक थे, यानी कि अष्टक नियम जो है कौन दिए थे? तो कौन दिए थे? तो इसका सही जवाब जो होगा डी होगा, न्यूलैंड्स हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो डी हो जाएगा, न्यूलैंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्त्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किसे पाचक रस स्त्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किसको नहीं पड़ता है? तो इसका सही जवाब जो होगा ए होगा। ठीक है, मोनोसिस्टस। ठीक है, मोनोसिस्टस जिसको बोलते हैं, सिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, मोनोसिस्टिस, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचक अम्लीय माध्यम में करता है? कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचक अम्लीय अध्ययन में करता है, माध्यम में करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो बी हो जाएगा, डायोट्रिप्सिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, जो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उसमें क्या रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे। ठीक है, वृक्क मतलब समझते ही आप कि वृक्क जो होता है दो होता है,
एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, तो दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। एक वृक्क कार्य करना बंद कर देगा तो क्या होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, शुरू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, कहता है रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो बी, यानी कि पत्तियों में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। जो मस्तिष्क में जो है विभिन्न सूचनाएं किसके रूप में संचित होती है, उद्दीपन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, उद्दीपन के रूप में होता है या उसके द्वारा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाता है तब क्या होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका कोशिका मर जाती है। इसका क्या होगा, कोशिका क्या होती है, मर जाती है। इसका सही जवाब होगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि मेंडलीव के एक प्रयोग द्वारा लंबे मटर के पौधे जो होते हैं उसके बैगनी पुष्प थे, तो इसमें क्या होता है, संकरण बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, TTWW, ठीक है। टी यानी कि बड़ा टी होगा, फिर उसके बाद छोटा टी होगा, फिर यानी कि कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल, दोनों डब्लू जो होता है कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। याद रखना है TTW, ठीक है, WW। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में, समजात अंगों के उदाहरण है। इसमें बताना है समजात अंगों का उदाहरण क्या है, यानी कि एक जैसा, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद या अग्रपाल कहिए, ठीक है। ये दोनों यही आंसर होगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है 36 में, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहते हैं, कहलाते हैं, मित्र व्यवहार कहलाते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। देखिए कपड़े के थैले का उपयोग करना, फिर कहते हैं बेम, तालाब का कहते हैं पंखे का चलाना, ये सब कहते हैं उपयुक्त सभी होगा। स्कूटर एवं विद्यालय न जाकर के पैदल चलना, ये सब कहते हैं पर्यावरण के मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि इसका सभी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग 37 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, इमाइलेज एंजाइम रहता है। लार में कौन सा एंजाइम रहता है, तो इमाइलेज रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। कहता है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो स्वच्छवास कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका बी, स्वच्छवास। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है पानी एवं घुलित खनिज का पौधा स्थानांतरण करता है, यानी स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है, तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। कि पानी एवं घुलित खनिज जो होते हैं पौधा किसके द्वारा स्थानांतरित करते हैं, तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है, तो मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, जीन के नाम से जाना जाता है। मेंडल के कारकों किस नाम से जाना जाता है, तो जीन के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ धातु होते हैं उपर्युक्त सभी, संक्रमण धातु होते हैं, फिर सामान्य धातु होते हैं, अंतःसंक्रमण होते हैं, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, धातु होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, कहता है जिस धातु का अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतरी यानी कि डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, परमाणु संक्रमण करते हैं, वो क्या कहलाता है, तो कौन सा रहता है, तो NI रहेगा। कौन रहेगा, NI रहेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, कहता है एक तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके यौगिक बनाता है जिस द्रव्यमान का उच्च होता है, तो इसमें क्या कहता है, यौगिक का जलीय घुलन का होगा, तो क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम होता है। कौन सा रहता है, तो कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण जो होता है क्यूपेलीकरण के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, Ag, यानी कि Ag को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है जो C जो होता है मूलक जो है C डबल बॉन्ड, इस टाइप से डबल बॉन्ड एक यौगिक कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किन बोलते हैं। एल्किन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एल्किन, यानी इसका सही जवाब होगा आपका बी, एल्किन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे नहीं है, बाकी यहीं तक आपको याद रखना है। बाकी के अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।